जहां तेरी ये नजर है, हमें उन सब की खबर है। खनन माफिया और पत्रकार ने नहीं छोड़ी कोई कसर है। एक अखबार की खबर का ये कैसा असर है। हरिद्वार में भ्रष्टाचार का उजाला अमर है। देवभूमि का सीना चीर रहा माफिया माफिया माफिया। जी हां, देवभूमि का सीना कौन चीर रहा है, यह सवाल आज का नहीं दशकों पुराना है। तब जवाब ढूंढने की कोशिश बहुतों ने की। वैसे यह सवाल आज भी जस की तस उसी अवस्था में बना है, बल्कि उससे ज्यादा जटिल हो चुका है। हम तो पूछेंगे, उत्तराखंड की जमीन तिल तिल कर तड़प रही है, क्या इस ओर सरकार का ध्यान है? अगर सरकार की नजर में सब कुछ है, तो धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन के संभुओं पर अब तक कोई लगाम क्यों नहीं लगाई गई? सरकार के सवाल पूछने वाले ये सवाल अक्सर पूछते हैं। पत्रकारिता करने वालों के लिए यह तो वाजिब अधिकार है, लेकिन ऐसा करना कभी कभी साख के लिए खतरा बन जाता है। यह हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। उत्तराखंड में एक प्रतिष्ठित अखबार अमर उजाला है। इस अखबार की साख न सिर्फ उत्तराखंड, बल्कि जहां जहां से ये प्रकाशित होते हैं, वहां वहां भी पाठक इस पर भरोसा करते हैं। लेकिन यही अखबार आज खनन माफियाओं की साजिश का शिकार बन गया। कैसे बना यह अखबार उन खनन माफियाओं की साजिश का शिकार, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। देवभूमि की फरियाद कोई सुनेगा? रोती सिसकती पुकारती जमीन, फर्ज अदा करने की लगा रही गुहार। खनन माफियाओं से बचा लो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। उत्तराखंड में यही हो रहा है। यहां जमीन परत दर परत रो रही है। रोते रोते अपने दिल की बात दिल से बता रही है। वो बता रही है, कोई तो बचा लो। टुकड़ों टुकड़ों में जख्म दिया जा रहा है, घाव पर घाव दिए जा रहे हैं। कोई तो बचा लो मुझे। तो कौन है जिसने रोज धरती मां से गद्दारी की, फर्ज से बेईमानी की? उसने तो सब कुछ दिया। कौन है वो? ये वही है जिन्होंने सत्ताधीश और सिस्टम से ऐसी साठगांठ की कि जिसने भी आवाज उठाई, उसकी सफेद पोश जिंदगी पर खुद दाग लग गए। इस समय तो सामने से करंट बंद हो रखा है, ठीक है, और 2 नंबर का थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है ना, ठीक है। अब आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपसे मदद चाहिए। मदद ये चाहिए कि आपका जो भी रिपोर्टर हो या कोई भी हो, अजब सिंह, मतलब हमारा ना ही चलाएं तो ज्यादा बेटर है। सीधी बात है, जब उसी को उत्तराखंड में खनन माफियाओं की बड़ी साजिश होगी बेनकाब। खनन माफिया जाएंगे जेल। खनन माफियाओं की सेटिंग का खेल देखिए। स्टिंग का खेल कर खुद बच निकला खनन माफिया। मैं ऐसा है, 4 लोग, ठीक है ना, मैं अपने काम कर दूंगा, उनके 25-25 साल मैं कर लूंगा। मुझे पता है कि मेरी बात नहीं कर, आपने किससे बात भी नहीं करनी, ठीक है ना। मैं सबसे फिक्स करके उनके लाख रुपए 4 रुपए फिक्स हो गए। मेरे को आप जो बोलोगे कि भाई तुम्हारा से ये चाहिए, बोल दिया कब कहा खत्म हो। अब देखिए ना, उत्तराखंड का एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर अमर उजाला, जिसके हरिद्वार से ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा को आगे कर उन्हें फंसाने की साजिश रच ऐसा ताना बाना बुना गया। हरिद्वार में चल रहे अवैध खनन के गोरख धंधे का पर्दाफाश ना हो, पत्रकार राकेश शर्मा का चुपके से स्टिंग कर लिया। होता रहेगा, ठीक है। बस आपसे सपोर्ट चाहिए। नहीं, ये तो ये सिर्फ मैं पैसे देके जा रहा हूँ। मैं और दूंगा 10,000 है, और दूंगा, ठीक है ना। तो देखा आपने और सुना, अब ये भी जान लीजिए पत्रकार राकेश शर्मा इस खनन माफिया के पास कैसे आए। तो जान लीजिए, सिस्टम की कमियों को जानने वाले
इस खनन माफिया ने पत्रकार को पहले परिचित का हवाला दिया, काफी मान मनोवल कर रेस्टोरेंट में खाना खाने पर बुलाया, चिकनी चुपड़ी बातें की, बातों के चक्रव्यूह में फंसाकर स्टिंग कर लिया। लेकिन इससे क्या हरिद्वार में इस खनन माफिया को अवैध खनन करने की खुली छूट दे दी जाए? क्या इस सवाल को खत्म कर दिया जाए कि इस खनन माफिया की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? त्रिवेंद्र सरकार और पुलिस ने क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी की? क्यों नहीं सलाखों के पीछे भेजा गया? और बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड में खनन माफियाओं को धरती का सीना चीरने की खुली छूट है? सवाल कई हैं। क्या इन सवालों का उत्तराखंड सरकार जवाब देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो माफियाओं का पूरा एक नेक्सस और जाल बिछा हुआ है, लेकिन उसमें खनन माफिया किस तौर पर, किस अंदाज में पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर के अपना वो सब गोरख धंधा चलाते हैं जिन्हें रोकने के लिए मीडिया हाउसेस वहां पर पहरी और सख्त निगाह रखते हैं। मगर जरा सोचिए, किस तौर पर इन खनन माफियाओं ने पहले पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों को अपने साथ मिला करके इस पूरे गोरख धंधे पर अंकुश न लगने के लिए किस तौर पर यह मुहिम चलाई, मगर कैसे पत्रकारों को अपने झांसे में फंसा करके ताकि पत्रकारों को अपने साथ लिया जाए या फिर उनको कम से कम डराया जाए। स्टिंग ऑपरेशन करते हैं ये लोग, ये खनन माफिया, जिनके सामने सरकार, प्रशासन, पुलिस बेबस होती हुई नजर आती है। लेकिन वो खनन माफिया जिनके खिलाफ में R9 टीवी के सरीखे दूसरे मीडिया हाउसेस ने आवाज लगातार उठाई, और यही सोच करके इन खनन माफियाओं ने पत्रकारों को अपने झांसे में लेकर के, पत्रकारों को अपने साथ दबाव में ला करके, या फिर यूं कहें कि चुपके से उनका स्टिंग ऑपरेशन करके कैसे ब्लैकमेल करने के साथ साथ में इस पूरे गोरख धंधे को आसानी से चलते रहने देने के लिए वो पूरा षड्यंत्र रचते हैं। उत्तराखंड की ये तस्वीरें, उत्तराखंड की ये धरती जो चीख चीख कर दशकों से कह रही है कि बचाइए सरकार, मुझे मेरा सीना चीरा जा रहा है गलत तरीके से। हमारे साथ इस वक्त R9 टीवी के डायरेक्टर न्यूज और CEO उमेश कुमार जी फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। उमेश कुमार जी, दशकों से हमारी धरती, हमारी जमीन, खासतौर पर उत्तराखंड की जमीन ये कह रही है कि सरकार बचाइए, मगर ये नेक्सस खनन माफियाओं को अब का पत्रकारों के साथ में किस तौर पर उन्हें दबाव में लाकर उनको ब्लैकमेल करके आगे बढ़ रहा है? सर देखिए, क्या है कि उत्तराखंड में खनन का खेल कोई नया नहीं है, और खनन के चक्कर में पत्रकार कितने बार शिकार हुए हैं ये भी कोई नई बात नहीं है जी। अभी कुछ दिन पुराना मामला है, अभी 2 महीने 2.5 महीने पहले की बात है कि कोटद्वार में एक पत्रकार जो कि खनन माफियाओं को, जिन्होंने जमीन 3 मीटर की अनुमति है, उन्होंने 16-16 फुट 17-17 फुट नीचे तक खोद दिए थे नदियों को खनन के, अवैध खनन में। और अभी खनन के चलते ही अवैध खनन के जो खड्डे खोदे गए थे, एक बच्चे की भी मौत हो गई थी डूबकर। और जिस मामले को वो पत्रकार जो है वहां से खड़े होकर लाइव दिखा रहे थे, जिनका सर फोड़ दिया गया, उन्हीं के खिलाफ 307 का मुकदमा लिखवा दिया गया, एक्सटॉर्शन का मुकदमा लिखवा दिया गया कि साहब ये एक्सटॉर्शन करने आए थे और इन्होंने हमें जान से मारने की कोशिश की। अरे आपको जान से मारने की कोशिश की तो कहीं खरोच तो आई होगी, कोई मेडिकल तो हुआ होगा। 307 की धारा कोई ऐसे तो लग नहीं जाती कि हत्या का प्रयास, हत्या के प्रयास में कोई गंभीर आपके ऊपर हमला होना चाहिए, आपको कट लगना चाहिए, आपको कोई गहरा जख्म होना चाहिए, आपका सर फूटना चाहिए, कुछ तो हो जी। आपने उसके ऊपर 307 का मुकदमा लगा के उस पत्रकार को, सुप्रीम कोर्ट से उस पत्रकार को बेल मिली। उसके बाद अब ये ताजा प्रकरण आप देखिए, क्या है कि अब इस स्टिंग ऑपरेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर सवाल उठते हैं। पहला कि स्टिंग ऑपरेशन में स्टिंग करने वाले ने अपना चेहरा क्यों छुपाया? जब वो कैमरे, पहली बात तो जब स्टिंग होता है तो उसमें करने वाले का चेहरा नहीं आता जनरली जी। अगर इसमें आ रहा था तो उसने अपने आप को ब्लर क्यों किया जी? उसने इसके अंदर एडिटिंग क्यों की? क्योंकि क्या है, स्टिंग के कुछ सिद्धांत हैं, सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स हैं जी, जिनके उन मानकों के आधार पर ही स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। स्टिंग करने से पहले आपको सूचना देनी होती है अपने जो भी आपके संबंधित लोग हैं, या आप चलिए आपका कोई विभाग नहीं था, आप कर रहे थे, तो आपको कम से कम
इसके अंदर एडिटिंग नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आपने इस मुख्य दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ कर, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर आपने इस स्टिंग को खराब कर दिया। आपने इस स्टिंग को अब किसी काम का नहीं छोड़ा। अब ये किसी भी जांच के काम नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी जांच एजेंसी अगर स्टिंग ऑपरेशन की सत्यता की जांच करती है, अगर फॉरेंसिक के लिए भी भेजती है, तो वो अनएडिटेड वर्जन होता है। आप एक कहीं सिंगल कट या डॉट भी लगाकर सिस्टम पे आपने स्टिंग किया, हाथों हाथ उसको सिस्टम से डाउनलोड करेंगे, एक हार्ड डिस्क पे लेंगे। दो चीजें फॉरेंसिक जांच करती है, पहला जिस उपकरण से स्टिंग हुआ, दूसरा जिस हार्ड डिस्क पे उसकी कॉपी हुई, और अगर उस कॉपी से तीसरी कॉपी बनी है, कहीं डाउनलोड किया गया, तो ये तीनों चीज ओरिजिनल चाहिए होती हैं। तब फॉरेंसिक एजेंसी जांच करके ये बता पाती है स्टिंग सत्य है नहीं। ये चेहरा ब्लर हो रहा है, आपने अपना चेहरा ब्लर किया हुआ है, अब इसमें मास्क लगाए हुए हैं, ये नहीं पता है ऑडियो किसका है। जब आपने इस स्टिंग के साथ छेड़छाड़ कर दी, आपने एडिटिंग कर दी, आपने इसको ब्लर कर दिया, इस स्टिंग की सत्यता खत्म हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अमर उजाला के खिलाफ ये एक साजिश है, क्योंकि अमर उजाला काफी समय से लगातार जो है खनन के खिलाफ जो शख्स इसमें सवाल कर रहा है वो खुद एक चीज को परोस रहा है कि आप हमारे खिलाफ पत्रकारों को मत भेजिए। इसमें खुद ही वो शख्स अपने सामने थाली परोस रहा है कि ऐसा कोई डिमांड। देखिए, मैं कह रहा हूं ना, ये सब सेकेंडरी बातें हैं, ये सब बातें दूसरे स्टेप पे आती हैं कि क्या। मैं कहता हूं सबसे पहले स्टिंग ऑपरेशन की प्रामाणिकता क्या है, इसमें जो ऑडियो है उनकी प्रामाणिकता क्या है, इसका जो कंटेंट है, जो इसका वीडियो है, उसकी प्रामाणिकता क्या है, ये स्टिंग ऑपरेशन सच है या गलत है, इसका तो जो है फाइनल रिजल्ट फॉरेंसिक से आना था। फॉरेंसिक का आने के लिए एफआईआर होनी थी, आपने एफआईआर कराई नहीं, आपने जांच के लिए किसी को इसकी कॉपी दी नहीं, चुपचाप वायरल कर दिया। भाई कौन सी साजिश कर रहे हो, कौन सा खेल खेल रहे हो उत्तराखंड में आप? उमेश जी, क्या समझे पत्रकारों को ब्लैकमेल करने या उनको दबाव में डाल करके उन्होंने इन पूरे खनन माफियाओं का अपने जाल से दूर रखने की कोशिश है इन माफियाओं की, कि पत्रकार दूर रहे? क्या है कि उत्तराखंड में अमर उजाला आज भी अपनी सत्यता और अपने काम करने के तरीके के लिए जाना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। इनकी क्या संलिप्तता है, इस संलिप्तता को पत्रकार की मैं तब सत्य मानता जब इस स्टिंग ऑपरेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई होती, और ये स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद आपने इसको तत्काल चलाकर एफआईआर के लिए। भाई देखिए, आपसे पैसे मांगे गए, आपका एक्सटॉर्शन हुआ, यू आर नॉट ए जर्नलिस्ट, आप जर्नलिस्ट नहीं हैं, आप पत्रकार नहीं हैं, आपको स्टिंग करने का अधिकार अगर है तो आप इस चीज को कर रहे थे कि आपसे पैसे मांगे जा रहे थे। आपसे पैसे मांगे नहीं किसी ने, आपका कोई एक्सटॉर्शन नहीं हुआ। अगर हुआ था तो आपको तत्काल प्रभाव के साथ इस मामले में 384 की एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज करा, 120 भी षड्यंत्र, इस आप मुकदमा दर्ज कराते और जांच के लिए इसकी ओरिजिनल कॉपी आप डीजीपी को सौंपते, आप एसएसपी को सौंपते। आप खेल क्या रहे हैं? ये खेल कौन खेल रहा है? ये कौन सा खेल है? ये खनन माफिया आज पत्रकारों को पत्रकारिता सिखाएंगे। ये जो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिन्होंने गंगा का सीना चीरने से लेकर टोंस नदी तक का, गोला नदी तक का जो सीना इन लोगों ने चीर दिया है। दिन रात अवैध खनन की जो गाड़ियां हैं वो चारों तरफ उत्तराखंड में घूमती हुई नजर आती हैं। कभी किसी को टक्कर मारते हैं, कभी किसी को पीट देते हैं, कभी किसी के खिलाफ 307 का मुकदमा लिखवा देते हैं। मजाक बना रखा है जी। अब आप स्टिंग ऑपरेशन करेंगे जी। उमेश जी, आप क्या मशवरा देंगे अमर उजाला को? अगर आप इतने ईमानदार हैं और आप इतने आप दूध के धुले हैं, तो आपने स्टिंग करने के तत्काल बाद उसको चलाने के बाद एफआईआर के लिए कॉपी क्यों नहीं दी? आपने जांच की मांग क्यों नहीं की? बिल्कुल जी। अरे अपना चेहरा ब्लर कर रहे हैं, ऑडियो में छेड़छाड़ कर रहे हैं, वीडियो में छेड़छाड़ कर रहे हैं, और फिर कहते हैं हम दूध के धुले हैं। उठा के बंद कर देना चाहिए इन लोगों को। तो उमेश जी, क्या अमर उजाला को ऐसे फर्जी लोगों के खिलाफ, ऐसे माफियाओं के खिलाफ जिन्होंने स्टिंग किया, अमर उजाला को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, पंजीकृत कराना चाहिए और इस स्टिंग ऑपरेशन की जांच के लिए बोलना चाहिए। ये स्टिंग ऑपरेशन फर्जी है, ये झूठा स्टिंग ऑपरेशन है जी। जांच के साथ साथ ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी अमर उजाला को करवाना चाहिए सर? बिल्कुल करवाना चाहिए, क्यों नहीं करवाना चाहिए जी। अगर मैं कहता हूं आप गलत हैं या सही हैं, ये जांच में आएगा जी। आप मुकदमा दर्ज कराइए, देखा जाएगा।
अरे अगर इनके पास ओरिजिनल स्ट्रिंग होगा, छेड़छाड़ नहीं की होगी, देंगे। ये भी जेल जाने चाहिए। किस बात के लिए घूस दे रहे थे? कौन सा धंधा चलाने के लिए, कौन से अवैध कारोबार को चलाने के लिए ये घूस दे रहे थे पत्रकार को? जी अगर पत्रकार दोषी है तो ये भी दोषी हैं। जी, बहुत शुक्रिया उमेश कुमार जी, हमारे साथ जुड़ करके हमारे दर्शकों के सामने इस स्टिंग ऑपरेशन की हकीकत के साथ साथ में जो पूरा नेक्सस है उत्तराखंड के अंदर इन खनन माफियाओं का, उसकी एक एक परत उधेड़ने के लिए। और जैसा कि उमेश कुमार जी ने मशवरा दिया कि अमर उजाला को ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ में, खनन माफियाओं के खिलाफ में जिन्होंने गलत तरीके से ब्लैकमेल करने के लिए, फंसाने के लिए, गलत साजिश के जरिए से स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश की है, अमर उजाला को उनके खिलाफ में न सिर्फ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए बल्कि ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ में एक मुहिम भी चलानी चाहिए ताकि सरकार देखे, आंख खोल करके पुलिस प्रशासन देखे किस तौर पर उत्तराखंड के अंदर, और न सिर्फ उत्तराखंड के अंदर बल्कि R9 टीवी पूरे देश में जहां जहां पर ऐसे खनन माफिया हैं, देखे सरकार, पुलिस प्रशासन किस तौर पर इन लोगों का गोरख धंधा चलता है। और जाहिर तौर पर कई बार न सिर्फ आरोप लगे बल्कि पुलिस प्रशासन की मिली भगत तक सामने आई है। इसलिए ऐसे खनन माफियाओं के खिलाफ में सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है।